नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बेहतरीन सेशन में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप पिछला वीडियो देखकर आए होंगे। आज हम वैदिक गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक गणित में सर्वप्रथम एकाधिक n पूर्ण क्या होता है ये जानते हैं। एकाधिक n पूर्ण का अर्थ होता है एक अधिक, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 का एकाधिक क्या होगा, 6। और जैसे 8 का एकाधिक क्या होगा, 9। मतलब 8 से एक अधिक। एकाधिक n पूर्ण का अर्थ होता है से पहले एक अधिक, से पहले एक अधिक। अर्थात जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर लें 587 में 7 का एकाधिक n पूर्ण। तो 7 का एकाधिक n 7 से पहले 8 आता है, उसका एकाधिक n पूर्ण क्या होगा, 5 8 7 प्लस 9, अर्थात 7 9 5। ये आंसर। एक न्यूनयन का अर्थ होता है एक कम। मतलब जैसे 4 का एक न्यूनयन 3 होगा। एक न्यूनयन पूर्वायन का अर्थ होता है से पहले एक कम। जैसे एक का अधिकन पूर्वायन होता है, उसी तरह से एक न्यूनयन पूर्वायन होता है। इसमें अपन एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3 का एकाधिक एक न्यूनयन, जैसे 3 का एक न्यूनयन होगा, एक पूर्ण एक न्यूनयन करना पड़ेगा, तो इसका -4 कर देंगे तो 9 7 3 7 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से निकलम अंक आता है। निकलम का अर्थ होता है इकाई अंक को छोड़कर शेष अंक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन कोई भी संख्या ले सकते हैं 973, तो इसमें इकाई अंक को छोड़ देना है और ये आंसर होगा 97। बाकी के अंक आंसर होंगे। चरमांक क्या होता है, चरमांक होता है संख्या का इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक, जैसे 876 एग्जाम्पल में इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। इसी कड़ी में इष्ट संख्या, किसी संख्या को शून्यांत बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ा और कितना घटाया जाता है, अर्थात अंत में शून्य बनाने के लिए। मतलब किसी संख्या में शून्यांत बनाने के लिए कितना जोड़ा या घटाया जाए वही इष्ट संख्या कहलाता है। इसी में बीजांक को हम समझ सकते हैं संख्याओं का ऐसा योग
संख्याओं के अंकों का योग। जैसे हमें तब तक योग करना है जब तक अंतिम अंक प्राप्त ना हो जाए। जैसे 3, 4, 5, इसमें पहले 3 + 4 + 5 बराबर 4, 5, 9 और 3, 12। फिर 1 और 2 को और जोड़ेंगे तो इसका बीजांक क्या होगा? 3। हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, किसी भी वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक हमेशा 1, 4, 7, 9 होगा। 1, 4, 7 व 9 होगा। ये नोट डालकर आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। परम मित्र अंक क्या होता है? परम मित्र को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1 से 10 तक अपन गिनती लिखते हैं तो आपस में जिनका योग 10 हो जाए। जैसे जिन संख्याओं का योग 10 हो जाए वे जोड़े आपस में परम मित्र अंक कहलाते। जैसे 2 परम मित्र होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना काम वो कर लेता है, दूसरा काम अपना खुद कर लेता है। जैसे 3 का परम मित्र 7 होगा, 7 का परम मित्र 3 होगा। अब दोनों आपस में परम मित्र होते हैं। ऐसे ही 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा। ऐसे ही 1 का 9 होगा, 9 का 1 होगा। 4 का 6 होगा, 6 का 4 होगा। ये आपस में परम अंक है, परम मित्र अंक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम वैदिक विधि से ज्ञात करने की 5 विधियाँ होती है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली विधि होती है सूत्र एकाधिकरण पूरण विधि, जिनमें 2 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 स्टेप्स। ये एग्जाम्स में सीधा पूछ लेते हैं कि सूत्र एकाधिकरण पूरण विधि में कितने स्टेप्स होते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि यह विधि वहाँ पर काम में ली जाती है जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक 5 हो। जैसे 25 का अपन को वर्ग ज्ञात करना है तो इकाई अंक 5 है तो इसका ज्ञात करते हैं। जैसे 25 इसको 2 × 3 कर देंगे, मतलब 1 बढ़ाकर एकाधिकरण पूर्ण में 1 बढ़ाकर करते हैं तो 2 × 3 6, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी विधि लेते हैं अपने उपसूत्र अनुरूपण विधि, जिसमें 3 खंड होते हैं, अर्थात स्टेप्स 3 होते हैं। ये याद रखने की बात है, ये फैक्ट है जो सीधे याद रखने पड़ेंगे। इसमें एक बात याद रखनी होती है कि यह 2 अंकों तक की संख्या तक ही वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 संख्याओं तक ही वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी इसमें एक सर्वसमीकरण भी काम में ली जाती है, जिसको आप सीधा याद एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² = +2ab।
तो आपको सीधा एग्जाम में सीधा पूछ लिया सूत्र अनुरूपण में कौन सी सरसीमा का काम में लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इसको इस विधि में इस तरह से यूज में लेता है, ए स्क्वायर पहला खंड, बी स्क्वायर सेकंड खंड और 2ab, या ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस तरह से काम में लिया जाता है। तो ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, इसमें 3 खंड होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह से संकलन, व्यकलन और निकलन सूत्रम और इष्ट संख्या विधि, इसके 4 नाम है। संकलन का अर्थ होता है जोड़ना, व्यकलन का अर्थ होता है घटाना, मतलब ऐसे कैसे कौन सी संख्या इसमें जोड़ें और घटाएं। निकलम सूत्र अपने ऊपर देखा है कि निकलम अंक वह होता है जो इकाई अंक को छोड़कर शेष अंक होते हैं। इष्ट संख्या, इसमें इष्ट संख्या होता है शून्यांत में 0 बनाना है, अर्थात उसका अंतिम अंक 0 हो जाए, ऐसी संख्या जोड़ने या घटाकर इस विधि में काम में लेते हैं। इसका सूत्र होता है संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या, और प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है, जो आप सीधा याद रख सकते हैं। एग्जाम में सीधा सूत्र भी आ सकता है, याद रखना। इस चौथी विधि होती है आधार उपाधार या उदुनम ताउदुनम विधि। इसमें क्या होता है, इसमें 2 खंड होते हैं। इसमें आधार का भी सूत्र होता है और उपाधार भी सूत्र होता है, जिसमें उपाधार में उपाधार अंक लिया जाता है, इस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। इसमें आधार का होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, मतलब इसमें 2 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप और सेकंड स्टेप। ये पूरा एक स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप है। इसमें उपाधार का होता है उपाधार संख्या, और जैसा ये ऊपर है वैसा कि वैसा ही नीचे आ जाएगा, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। याद रहे इसमें केवल उपाधार अंक ही एक एक्स्ट्रा आता है, उपाधार अंक। तो इसी कड़ी में अपन 5वीं विधि के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे द्वंद्व योग विधि कहते हैं। द्वंद्व योग विधि या उदरउत्तीर्ण विधि या क्रिस क्रॉस विधि, इसमें स्टेप्स की संख्या 2n-1 होती है। मतलब इसमें स्टेप्स की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n-1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे भी संख्या, जैसे अपन 5 ले लें, कोई भी संख्या 5 हो, उसका स्टेप्स कितने होंगे, तो 2n की जगह 5-1 बराबर 10-1 बराबर 9, तो उसमें 9 स्टेप्स होंगे, याद रखना। पहली संख्या का द्वंद्व निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है उसकी संख्या का स्क्वायर करते हैं, और 2 अंकों की संख्या क्या याद करने के लिए आपस में गुणा करा दो, मतलब संख्या का गुणनफल गुणा दो, जैसे AB × 2 या 2AB भी अपन लिख सकते हैं। 3 अंक संख्याओं का गुणन कराने के लिए अपन को ABC, मतलब आपस में इनको गुणा करा के और इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 2BC + B स्क्वायर। अर्थात जैसे अपन 2 संख्या को गुणा करें तो 2 का द्वंद्व योग निकाला, फिर इसका स्क्वायर कर दें, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 3 अंकों से द्वंद्व योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, 2BC + B का स्क्वायर। इसी तरह घन भी ज्ञात किए जाते हैं विधि से, जिसका पहली विधि होती है उपसूत्र अनुरूपण, जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। याद रहे इसमें एक सरसमी का भी यूज में ली जाती है,
ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब घन ज्ञात करना है तो घन में क्या करते हैं, होल क्यूब करते हैं। तो इसका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसको सीधा यूँ खंड बनाकर बनाए तो 4 खंड कैसे होंगे, इसका a प्लस बी का बराबर ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। तो पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड। तो याद रखना इसमें 4 खंड होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आती है एकाधिकन पूर्वण विधि, जिसमें घन ज्ञात करना। इसमें सीधे आप सूत्र याद रख सकते हैं, वैसे ज़्यादा यह एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन सूत्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर गुणा एकाधिकन पूर्वण गुणा एका स्क्वायर गुणा विचलन ऑब्लिक ए इंटू बी का स्क्वायर ऑब्लिक बी का स्क्वायर बी का क्यूब। मतलब इसमें इसका एकाधिकन पूर्वण करता है, संख्या का स्क्वायर करते हैं, फिर विचलन से गुणा, फिर वापस संख्या, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस क्यूब, इसका क्यूब। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें इकाई संख्या गुणा 3 करके -10 कर देते हैं, ये विचलन का फॉर्मूला हो जाता है। विचलन ज्ञात करने का भी सीधा फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इकाई संख्या को 3 से गुणा करके -10 करना होता है। इसमें 4 खंड होते हैं, तो बता दिया कि पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड। इसी तरह आधार उपाधार विधि से भी घन ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 संख्या विचलन का क्यूब ऑब्लिक विचलन का क्यूब, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। मतलब 3 खंड होते हैं इसमें। उपाधार अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। मतलब अपन सीधा ऐसे याद रख सकते हैं, आधार में सीधा उपाधार अंक का गुणा कराना है। तो इसमें भी 3 अंक होते हैं स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। यहाँ भी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पूर्ण घन संख्या का अंकीय योग यानी बीजांक हमेशा 1, 8, 9 होगा, ये सीधे याद रखने अपने को। और पूर्ण वर्ग संख्या का अंकीय योग, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या और घन संख्या अलग अलग होती है। घन संख्या होगा तो 1, 8, 9 होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होगा 1, 4, 7, 9 होता है। ये सीधे याद रखने 1, 4, 7, 9 अर्थात 189 और 1479 ऐसे याद रख सकते हैं। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक ये नहीं होगा, कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। मतलब इकाई अंक 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। जैसे आप कोई भी इकाई अंक ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 10 तक, या किसी भी वर्ग ज्ञात करेंगे, जैसे 7 का वर्ग ज्ञात करते हैं तो 49 आता है। मतलब इकाई अंक कभी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। इसी तरह अपने सेशन को अंतिम कड़ी की ओर बढ़ाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कंटेंट समझ में आया और याद करने के लिए बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। और जानकारी बताइए कमेंट में।
चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।